मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 13 दिसंबर 2023 ये तारीख मध्य प्रदेश के इतिहास में दर्ज हो गई है। मध्य प्रदेश में अब मोहन सरकार के साथ नए युग की शुरुआत जो हो गई है। बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और साधु संतों की मौजूदगी में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। बीजेपी युग में उत्तर प्रदेश से शुरू हुए डिप्टी सीएम फॉर्मूले को एमपी में भी अपनाया गया। पूर्ण बहुमत की सरकार में एससी वर्ग से आने वाले जगदीश देवड़ा और ब्राह्मण वर्ग से आने वाले राजेंद्र शुक्ला डिप्टी सीएम बनाए गए। मैं जगदीश देवड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बीजेपी ने सबको चौंकाकर 3 बार के विधायक को मुख्यमंत्री बनाया, जिसके पीछे 3 बड़ी वजहें मानी जा रही हैं। राज्यों में सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, बैलेंस बनाकर सभी जातियों को साधना और प्रदेश में नई लीडरशिप तैयार करना। शपथ ग्रहण समारोह के बाद अगली तस्वीर उज्जैन से सामने आई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बाबा महाकाल के दर पर पहुंचे, आशीर्वाद मांगा और प्रदेश के लिए कामना की। फिर दौड़ लगाते हुए भोपाल कूच किया। देर शाम मुखिया ने पहली कैबिनेट बैठक की। मैं आज शपथ ग्रहण करने के बाद में सीधा बाबा महाकाल के दरबार में आया हूँ। मैं यहाँ से विधायक भी हूँ। स्वाभाविक रूप से हम सबकी इच्छा रहती है कि कोई भी काम का नया दायित्व तो मिलता है तो बाबा के दर्शन करना चाहिए, और तो बाबा का आशीर्वाद लेने आया था और बाबा हम सब पे कृपा करते ही है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार, डबल इंजन की सरकार चले, सभी विकास के कामों में हम सब मिलकर के सहयोग करें और प्रदेश को और आगे ले जाएं। सीएम की शपथ के साथ ही तकरीबन 1 साल से चल रही सियासी सरगर्मी पर फिलहाल विराम लग गया, लेकिन कैबिनेट पर चल रही गहमा गहमी पर विराम लगना अभी बाकी है। तो नई सरकार के साथ नई चुनौतियां और सियासत दरवाजे पर दस्तक देने ही वाली है। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, समारोह में दिग्गजों और साधु संतों की मौजूदगी के क्या मायने? सवाल नंबर 2, कैबिनेट में भी जातिगत बैलेंस के साथ नए चेहरे नजर आएंगे? सवाल नंबर 3, बीजेपी की नजर कमंडल और मंडल दोनों को साधने पर है? तो देखिए, 3 राज्यों के चुनाव होते हैं और तीनों राज्यों में बीजेपी बम्पर जीत हासिल करती है, और उसके बाद जब सीएम फेज का अनाउंसमेंट होता है तो वो भी चौंकाने वाला। तीनों ही राज्यों में एक नई पीढ़ी को, चौथी पीढ़ी को सत्ता हस्तांतरित की जाती है, और ये भी चौंकाने वाला डिसीजन होता है। अगर एमपी की बात करें, मोहन यादव आते हैं और वो चौंकाने वाला पहला डिसीजन भी ले लेते हैं और ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रतिबंध लगा देते हैं। कई मायने इसके हैं, उसको भी हम समझेंगे। लेकिन नमस्कार, मैं हूं ललित और हमारा आज का मुद्दा मुखिया मोहन। मध्य प्रदेश में 19वें मुख्यमंत्री के रूप में बुधवार को डॉक्टर मोहन यादव ने शपथ ली। लंबे अरसे के बाद 2 डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल का भी राज तिलक हुआ। शुरुआत हुई मोहन युग की। चौथे पीढ़ी की सत्ता में आते ही क्या चैलेंजेस होंगे, कैबिनेट विस्तार को लेकर बीजेपी की क्या तैयारियां हैं, और इन सब के बीच कांग्रेस क्या रणनीति तैयार कर रही है, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ जो मेहमान हैं, चलिए उनसे आपका परिचय करा दें। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ हैं, पूर्व अध्यक्ष नागरिक आपूर्ति निगम के। बहुत बहुत जो है धन्यवाद करते हैं और स्वागत करते हैं आपका बंसल न्यूज़ पर। साथ ही हमारे साथ जगत बहादुर सिंह अन्नू हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, जबलपुर के महापौर हैं। जगत बहादुर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत बंसल न्यूज़ पर। हमारे साथ देवदत्त दुबे जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। देवदत्त जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही कुछ समय बाद मनोज सैनी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, उनसे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल सबसे पहले देवदत्त जी, आपसे ही शुरुआत करता हूं।
नए चैलेंजेस, नई रणनीति, क्या कुछ समझ रहे हैं? पहली बार जब नई सत्ता आ रही है, ये कहेंगे कि हम चौथी पीढ़ी की ये सत्ता है, किस तरह के चैलेंजेस आप देखते हैं? यहीं से शुरुआत से। बिल्कुल, ये चुनौतियों का अंबार है नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां हैं प्रदेश की और जिस तरह का राजनीतिक वातावरण है, उसमें बहुमत जरूर भाजपा के पास बहुत अच्छा है, लेकिन एक जो प्रयोग कर रही है भाजपा पीढ़ी परिवर्तन का और जो आर्थिक स्थिति है सरकार की, उसमें बहुत चुनौतियां हैं और अपने आप को उसमें स्थापित करना और प्रदेश को आगे भी ले जाना, जन कल्याणकारी योजनाएं को चलाना, और जितने दिग्गज नेता दिल्ली से लौटकर प्रदेश में आ गए हैं उन सब के साथ पहले से ही मौजूद वरिष्ठ नेताओं के बीच समन्वय बनाना, सत्ता और संगठन, चूँकि दोनों संघ से जुड़े हुए पदों पर हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा हो चाहे मोहन यादव हों, तो इसलिए संघ और भाजपा के बीच भी समन्वय, ऐसी बहुत सारी चुनौतियों के एक तरह से कहते हैं ना जिसको कांटों का ताज, वो है। वैसे लगता है कि मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन देख रहे हैं आप जब से वो बने हैं तब से लगातार, हालांकि उन्होंने प्रयास बहुत अच्छे किए हैं कि सभी वरिष्ठ नेताओं के यहाँ जाकर उनसे वो मिले हैं और उनसे चर्चा की है, और आज उन्होंने कार्यभार भी ग्रहण कर लिया अभी जब हम और आप चर्चा कर रहे हैं थोड़ी देर पहले। तो अब देखेंगे आगे। अभी तो सबसे बड़ी चुनौती मंत्रिमंडल विस्तार की है कि कैसे इतने दिग्गज नेताओं को कहाँ कहाँ एडजस्ट किया जाएगा, जोश और होश का समन्वय, क्योंकि एक पीढ़ी पर कुछ नए चेहरों को भी उनको लाना है और अनुभवी लोगों को रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार चलाने के लिए जो चुनौतियाँ उसमें अनुभव नेताओं का, चाहे वो कैबिनेट की बैठक में हो चाहे मैदान में हो, कहीं भी उनकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी सब में अभी इतना बहुमत है, कई बार के जीते बहुत सारे विधायक हैं, तो उनकी अब पहली चुनौती तो यही है कैबिनेट के विस्तार की। उसमें भी पार्टी, संगठन और सब सहयोग करते ही हैं। तो देखते हैं अपन वो किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं अभी। जी डॉक्टर साहब, क्या वाकई एक कांटों का ताज है? क्योंकि चौथी पीढ़ी है, अनुभव बहुत ज़रूरत है, और सत्ता इस वक्त चूँकि 2024 का चुनाव भी सामने, क्या कुछ समझते हैं आप? देखिए, 163 का एक आकांक्षी विधायक दल, 2/3 बहुमत का, और उसमें 58 वर्ष की उम्र में डॉक्टर मोहन यादव जी का मुख्यमंत्री बनना, इसमें कौन सा कांटा आपको दिख गया बताइए आप। और हम सब जानते हैं कि पिछले लगभग 20 सालों से, मतलब चुनौतियां बहुत ज़्यादा है। किसने कहा? 20 सालों से साहब हम तो अंधेरे में से प्रदेश को निकाल कर लाए हैं जी। स्वास्थ्य के मानक जो पैरामीटर्स होते हैं उनमें हमने विस्तार किया, विकास किया, सड़कों का जाल बिछाया, फिर उसके बाद आपने देखा बिजली की स्थिति देख लीजिए, सिंचाई की स्थिति देख लीजिए। तो हमने बहुत अच्छी सरकार 4 टर्म चलाई है, और उसके बाद अब हम वाकई में नए दौर की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव अपने आप में एक अपना विज़न लेके चलते हैं। हर व्यक्ति का होता है, 3 टर्म के वो विधायक हैं, मंत्री रहे हैं लगातार, उनका भी एक लंबा अनुभव है। विद्यार्थी परिषद में उन्होंने बहुत समय विद्यार्थियों के बीच में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया है। उज्जैन जैसी जो आध्यात्मिक भूमि है वहाँ उनका पूरा जीवन गुजरा है, जहाँ लगातार सिंहस्थ जैसे एक्सपोजर उनको मिले हैं। तो मैं नहीं समझता कि उनके लिए किसी प्रकार का कोई कांटों का ताज है। हाँ, हम इसको ताज मानते ही नहीं हैं। बेसिकली क्या है, मैंने आपको एक शब्द इस्तेमाल किया था कि ये आकांक्षी विधायक दल है 163 का, 2/3 बहुमत का, यानी कि मध्य प्रदेश के बहुतायत लोग भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कर कर चल रहे हैं कि अच्छी पार्टी है। तो स्वाभाविक है कि जो इस विधायक दल का नेता निर्वाचित होगा वो अपने कंधों पे इस भार को महसूस करता है कि आगे उसको क्या और लाइनें खींचना है। और जिस निर्णय की आज आपने बात करी है उसको जितना मैं समझ पाया हूँ कि जितने भी ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं जो परमिसिबल लिमिट के बाहर ध्वनि का निस्तारण करते हैं उन पर प्रतिबंध है। परमिसिबल लाइसेंसेस के आउट ऑफ लाइसेंसेस जो चलाए जाते हैं, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उसके लिए तो कानून बना हुआ है, उस कानून के तहत उनका उपयोग होना चाहिए। हम सब जानते हैं, यानी कानून का पालन कराना एग्जैक्टली कि उस कानून के दायरे के बाहर कहीं पर भी लगाओ वो ध्वनि विस्तारक यंत्र, यदि उस दायरे के बाहर परमिसिबल गाइडलाइंस के बाहर यदि वो काम करता है
तो भाई उसको तो आना पड़ेगा अंदर। बच्चों के भविष्य का सवाल है। मोहल्लों में लोग काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, नींद में भी होते हैं, ऐसे समय में बजाए जाते हैं। तो मुझे लगता है इसका सोशल लाइफ से ज़्यादा संबंध है बनिस्बत की रिलीजियस लाइफ से। और आप खुद बताइए, कानून है और उसका यदि पालन नहीं हो रहा तो अच्छी बात है, इसीलिए मैंडेट दिया है क्या आपने? 2/3 बहुमत हमको कानूनों के पालन कराने को लेकर मिला है। तो कोई हम लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं है इस दिशा को लेकर। और आगे हमको देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि मेरे तीसरे टर्म में मुझे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में लाकर दुनिया की बेहतरीन 3 इकोनॉमीज में आना है। तो आप समझ सकते हैं कि उसमें मध्य प्रदेश अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देगा तो ये देश कैसे अचीव करेगा? भाई राज्यों के कंट्रीब्यूशन से तो निकल के आना है। तो हमारे सामने टारगेट्स तय हैं। और मध्य प्रदेश 80% एग्रेरियन इकोनॉमी है, जिसको हमको मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की तरफ आगे लेकर जाना है, जिससे युवाओं के लिए सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज बने। तो हमको एक शिफ्ट ऑफ इकोनॉमी भी लेना है, बाकी है अभी। क्योंकि पिछले 20 साल तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे थे, जिस बिजली सड़क पानी की बात करी। अब हमको उस डेवलपमेंट के आधार पर शिफ्ट ऑफ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी करना है कि ये 80% 50 के अंदर आ जाए। जैसे कर्नाटक में 54% करीब है, तो हम भी यदि 50 के आसपास आते हैं, चलिए 50 नहीं आए 60 तक भी आते हैं हम, तो मुझे लगता है जो बोझ प्राइमरी सेक्टर के ऊपर है ट्रेजरी का, वो कम होगा। चलिए, आपकी चुनौतियां क्या क्या हैं, आपकी रणनीतियां क्या क्या होने वाली है, इस पर मैं विस्तार में चर्चा करूंगा आपसे। लेकिन पहले एक रिएक्शन जगत बहादुर जी का भी लेना बहुत जरूरी है। देखिए, बीजेपी का आंतरिक मामला है, हम जानते हैं कि कौन सीएम होगा, उनकी क्या घोषणाएं होगी, लेकिन जो पहली बार सत्ता आते ही संभालते एक बड़ी घोषणा की है, उसके बारे में आपका क्या कुछ कहना सर? देखिए, जो आज उन्होंने घोषणा की, पहले तो मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। वो मुख्यमंत्री बने, 3 बार विधायक बने हैं अभी वो, और उनसे सीनियर बहुत सारे लोग हैं, फिर भी उसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री के पद से नवाजा गया, तो उनको बहुत बहुत बधाई इस बात की। और जो उन्होंने पहला प्रस्ताव पारित किया है, वो शायद मुझे ऐसा लगता है कि कानून पहले से था, उसका पालन पहले से, या तो पहले मुख्यमंत्री शिवराज जी नहीं करा पा रहे थे, तो उन्होंने अब कहा है कि ये मैं इसको पालन कराऊंगा, जो शिवराज जी नहीं करा पाए वो मैं कराऊंगा, ऐसा संदेश देने का उन्होंने प्रयास किया है। देखते हैं हम लोग, अभी तो उन्होंने शुरुआत की, आज पहली बैठक की है। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है, सोच के बनाया होगा। आज आम जनता को ये बात ज़रूर गवारा नहीं कर रही है कि एक तरफ आप कहते हो कि लाडली बहना के कारण हम चुनाव जीते हैं, एक तरफ सबको ये पता है कि शिवराज सिंह चौहान जी के कारण ही लाडली बहना आई है, उन्होंने 162 बैठकें करी, ऐसा ही लोग बताते हैं, सभाएं करी हैं, सब कुछ किया है। अगर एक व्यक्ति दिन रात मेहनत करके और अगर आपको जिता के लाता है जैसा आप कहते हो, तो फिर उसको मुख्यमंत्री पद पे नहीं बिठाना ठीक बात है। ये नहीं, तो आप भी ये मानते हैं कि लाडली बहनों की वजह से जीत हासिल हुई है? पहले तो आप इससे इनकार करते थे ना, कांग्रेस तो इनकार करती थी। आज भी इनकार करता हूं, मैं ऐसा कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कहती थी कि नहीं कहती थी, आप बताइए। जिसको आप क्योंकि आप तो आपका आरोप उसी को लेकर कहती थी। या तो आप लाडली बहनों के योगदान को मान रहे तो फिर शिवराज जी की जीत नहीं जी। मेरी बात नहीं समझ रहे जी। भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि लाडली बहना की जीत है, लाडली बहना की जीत है, तो ये केंद्र का कानून नहीं है, ये पूरे देश में आप लाडली बहनों को 1000 और 1250 नहीं, मैं तो आज भी नहीं मान रहा। तो छोड़िए ना फिर, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री छोड़ दीजिए, खारिज। हमारे तो शिवराज जी भी हमारे, मोहन जी भी हमारे। नहीं, वो तो सब हमारे, पूरी हाँ, तो भैया आप भी हमारे हो, आप और हैं साहब, आप हमारे। सब चलिए, बहुत अच्छी चर्चा है, क्योंकि देखिए पर तकलीफ ये जाने वाली है, जो मध्य प्रदेश के हालात हैं आर्थिक तौर पर, 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज, प्रत्येक व्यक्ति पर 50,000 रुपए से ज्यादा का कर्ज, देश के केंद्र के माध्यम से भी 50,000 रुपए से ज्यादा का कर्ज है, और हमारे प्रदेश के कर्ज के हिसाब से भी 50,000 से ज्यादा का कर्ज प्रत्येक व्यक्ति पर है। मतलब हर घर पे 3, 4, 5 लाख रुपए का कर्ज है। यह कर्ज की चुनौती के साथ जो हालात हैं, उन हालात के साथ एक हम उनको युवक ही कहेंगे, नवयुवक मुख्यमंत्री जो हैं,
वो अपने सारे सीनियर्स जितने भी है उनको भारतीय जनता पार्टी ने किनारे किया है। भाई आपका सुझाव क्या है इस 50,000 के बोझ के लिए? आप महापौर हैं, सिटिंग मेयर हैं, साहब महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इसका सीधा सीधा सुझाव ये है कि आपको सर्वदलीय एक समिति कमेटी बनाकर, सिर्फ ये नहीं कि ये हमारी सत्ता सरकार है, आपको बुद्धिजीवियों को साथ में लेकर इस कर्ज से निपटने के लिए, इस कर्ज के बोझ से निपटने के लिए और मध्य प्रदेश के विकास को लेकर आपको बड़ी गंभीरता से चर्चा करना पड़ेगी, क्योंकि जो हालात है वो हालात एक सुझाव भी नहीं जी डॉक्टर साहब ये दे रहे हैं। नहीं, वेलकम है, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। और एक चुनौती की तरफ वो इशारा भी कर रहे हैं। देखिए वादे भी आपने बहुत कुछ किए, चुनाव से पहले तो सभी ने किया, दोनों ही दलों ने किया, लेकिन उन वादों को निभाना है। और कर्जा पहले से ही जैसे कि वो कह रहे हैं, तो वो पैसा धन कहां से आएगा, ये चुनौती एक बड़ी है। बहुत अच्छी बात करी। और मेरे को इतना अच्छा लगा कि अन्नू भाई सिटिंग मेयर भी हैं, तो हमारे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, वो हमारी सरकार का हिस्सा हैं। वो सिटी का मेयर आप समझिए, रेवेन्यू कलेक्शन होता है नगरीय निकाय का, उन्होंने भी प्लान किया होगा, उनके मन में भी कुछ बातें होंगी। और मैं आपको खुला ऑफर दे रहा हूं अन्नू भाई कि हमारी सरकार आपके इस संबंध में दिए गए सभी सुझावों पर सकारात्मक रूप से विचार करेगी। चुनाव हो चुके हैं, तो आप भी अवसाद से बाहर आइए, चुनाव के मुद्दे भी पूरे हो चुके हैं। जब हम 28 में फिर लड़ेंगे तो हम जरूर फिर आमने सामने होंगे, तो क्यों ना हम सब मिलकर। मैं साथ में हूँ, विकास के और सारे मुद्दों में हम लोग साथ में हैं। वेलकम सर, 100% साथ में। पर जो चुनौतियां हैं, चिंता इस बात की है कि उसके समाधान भी निकालने होंगे। 3,000 रुपए, हाँ, समाधान के लिए चर्चा करनी पड़ेगी। 3,000 रुपए हम लोगों को देना है लाडली बहनों को मध्य प्रदेश की, सर देंगे ना। और यही बात अब पूरे देश में उठने वाली है कि हम पूरे देश में, जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार है, तो नरेंद्र मोदी जी ये 3,000 रुपए क्या पूरे देश में देंगे, या यह कानून या यह नियम सिर्फ मध्य प्रदेश में लागू होगा? सर बेरोजगारों को 4,000 आप राजस्थान में दे रहे थे क्या? ये जो छत्तीसगढ़ में दे रहे थे क्या? ये सवाल तो है, ये लगातार कांग्रेस उठाती रही है कि आप जो वादे यहाँ एमपी में करते हो, क्या राजस्थान में देंगे, क्या वो छत्तीसगढ़ में भी देंगे, क्या कर्नाटक में कर देंगे, राज्यों में देंगे क्या? देखिए ये तो रूटीन पॉलिटिकल टॉक है अन्नू भाई। मैं तो आपसे, देखो साहब, आज में एक बहुत मेरे खुशी का पल है कि आपके जैसे महापौर, कांग्रेस के महापौर से मेरी चर्चा हो रही है सिटी के, और मैं तो आपकी चमकती आंखों में मध्य प्रदेश के भविष्य को देख रहा हूँ। और इसलिए उन्होंने जो 2 आरोप भी लगाए ना डॉक्टर साहब, वो भी बड़े शालीनता के साथ लगाए, लग ही नहीं रहा था कि मैं तो चाहूंगा कि जबलपुर के रेवेन्यू कलेक्शन को हम कैसे बढ़ाएं, इस पर आपका विचार आएगा। वंडरफुल, मतलब हम तो चाहते हैं ऐसे लोग हमको ज्वाइन करें। चुनाव तो हो गए, लड़ लिए हमने। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। और जी हाँ, कुछ कह रहे थे जी अनु भाई कुछ कह रहे हैं। मैंने लिखित में भी हमारे को जो रेवेन्यू कलेक्शन हमारा बढ़ाना है, जैसे जबलपुर शहर की चिंता है मेरी, वैसे ही मध्य प्रदेश के लिए भी है, क्योंकि पोर्टल सेम है। हमारे को जो टैक्स कलेक्शन होता है वो स्टेट में एक सा होता है, एक से सिस्टम से होता है, एक से सॉफ्टवेयर से होता है। तो उस पोर्टल पे मैंने उस पर भी निवेदन किया है कि हमें रेवेन्यू कलेक्शन, हमको स्वावलंबी अगर बनना है हर नगरीय निकाय को, तो क्या करना चाहिए, उस पर चर्चा की है। और निश्चित तौर पर मैं मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी से हूँ, मुख्यमंत्री होते हैं और महापौर भी महापौर होते हैं। मैं निश्चित तौर पे उनसे बात भी करूंगा, चर्चा भी करूंगा, उनसे मुलाकात भी करूंगा, और जबलपुर संस्कारधानी को उन्नति के रास्ते पे तेजी से आगे ले जाकर भोपाल इंदौर बनाने के रास्ते पर जो काम करने हैं, उनसे जरूर से चर्चा करूंगा और बात करूंगा कि इसको कैसे आगे। चलिए हम खबरों अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और देवदत्त जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवदत्त जी, आप किस तरह से देखते हैं, एक एजेंडा साफ तौर पर बीजेपी ने सेट कर दिया? देखिए कांग्रेस, हमने देखा कि पहले हिंदुत्व के मुद्दे पर, चाहे धर्म आधारित मुद्दों पर वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दी थी चुनाव के दौरान। कमलनाथ जी ने भी जो है कथाएं करवाई, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई, लेकिन शायद वो जनता ने नकार दिया। इस वक्त आप क्या देख रहे हैं, क्या एक समीकरण फिर से बनते हुए दिख रहे हैं और कांग्रेस को अपनी एक नई रणनीति बनानी पड़ेगी? देवदत्त जी, देखिए कोई भी दल हो, उसको दुविधा और द्वंद्व से तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। एक लाइन तय जीवन में करनी पड़ती है, चाहे व्यक्तिगत रूप से हो, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे नेता हो, कोई भी हो, क्योंकि उस लाइन पे जब आप चलेंगे तब आपको वो सफलताएं मिलेंगी, क्योंकि तय हो जाता कि आप इस लाइन पे आपके साथ लोग जुड़ते जाएंगे। तो भाजपा शून्य से शिखर पर पहुंची है, तो उसकी अपनी एक लाइन है शुरू से, जो पंच निष्ठाएं उनकी, जो संघ का उनका मार्गदर्शन है, और जो एक पूरी लाइन, चाहे राम मंदिर मुद्दा हो, 370 हो, बहुत सारे जो मुद्दे हैं जो हिंदुत्व को पुट लिए रहते हैं। जब एक समय कमंडल की राजनीति आई थी, मंडल की राजनीति आई थी, तब भी ये मुद्दे को उन्होंने
मंडल की राजनीति को एक तरह से पीछे करने के लिए कमंडल की राजनीति, जब पूरे देश में यात्राएं निकली थी अयोध्या के लिए, और आज थोड़ा सा सॉफ्ट तरीके से, लेकिन परोक्ष रूप से आप देखें कि इस तरह के जो नेता हैं वो भी आगे बढ़ रहे हैं पार्टी में, और इस तरह की विचारधाराओं को, वो जितने भी मुद्दे हैं जिन पर वर्षों से बहस चलती रही, अभी आपने चुनाव के दौरान देखा होगा, कई मैंने 1-2 इंटरव्यू भाजपा नेताओं के सुने जिसमें उनका अगले लक्ष्य भी तय है कि वो कहाँ काशी हो चाहे मथुरा हो, इस पर भी वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जिस बात पे सफलता मिलती जाती वो उसी पे आगे बढ़ता है। और फिर एक ये भी होता है कि हम आधार क्या था हमारा, हम किस वादे पे वोट लेके आए, किस विचारधारा पे वोट लेके आए, स्वाभाविक उस पर बढ़ेगा। हालांकि कांग्रेस समझ गई थी वक्त रहते कि अब हमें सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता अपनाना पड़ेगा, तो आप देखें कि राहुल गांधी वहाँ सोमनाथ में जब जनेऊ पहन के गए, और वहाँ फिर अभी कमलनाथ जो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, प्रदीप मिश्रा की कथाएं भी बहुत हद तक वो टर्न होते हुए दिखाई दिया। बिल्कुल, तो उन्होंने ये कहा भी, हिंदुत्व के बारे में भी उन्होंने बड़ा साफ बयान दिया, जिसका अन्य कांग्रेस नेताओं ने विरोध भी किया। तो आप देखें कमलनाथ को भी सफलता मिली कि वो अपने छिंदवाड़ा की 7 सीटें जीतने में सफल हुए। हो सकता है कि यदि वो हार्ड लाइनर विरोध में चलते, सेकुलर में चलते, तो उनको वहाँ भी नुकसान हो सकता था। तो देश की तासीर जो समझेंगे जिस हिसाब से बहुत सारी चीज़ें रहती है, उसमें एक फैक्टर ये भी है कि आपकी विचारधारा स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्ट विचारधारा होना चाहिए। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हमने समारोह में देखा, दिग्गजों की मौजूदगी थी, साधु संतों की मौजूदगी थी, क्या इसी तरफ इशारा कर रही है कि आप वो जो लाइन है आपकी वो आगे भी जारी रखेंगे, चाहे लोकसभा चुनाव की बात हो? क्योंकि जिस तरह से जातिगत जनगणना की बात हुई, जातिगत विषयों पर उलझाने की कोशिश बीजेपी को की गई, उसका आप एक कार्ड ढूंढ के लाए हैं कि अगर ये रहेगा तो बीजेपी को कोई नुकसान नहीं है। देखिए, साधु संतों का इस देश के निर्माण में और विकास में, मतलब स्वतंत्रता में, विकास में, और जब इसकी उत्पत्ति हुई भारत की तब से लेके एक अभूतपूर्व योगदान रहा है। तो साधु संतों से इतनी नफरत क्यों है, ये मेरी समझ में नहीं आता। सबको जब लगता है कि नहीं हमको कोई लक्ष्य प्राप्त करना है, वो तामसिक हो या सात्विक हो, तब तो सब याद आते हैं आपको। लेकिन यदि देश के मंच पर वो बैठ जाएं तो क्या मांगने आए? कुछ नहीं मांगने आए। और दूसरा मुझे बताइए ललित जी, साधु संतों का मंच क्या न्यूयॉर्क में लगेगा, क्या लाहौर में लगेगा, या अबू धाबी में लगेगा, कोरिया में लगेगा, चाइना में लगेगा, शंघाई में? अरे स्वाभाविक है वो भारत भूमि पर ही लगेगा। तो बरसों तक साधु संतों से कांग्रेस क्यों किनारा करती है, हमें तो यही नहीं समझ में आया। और सब अनुष्ठान कराते हैं रात को, अनु भाई तो गौरी घाट के किनारे रहते हैं, उनका भी बहुत अच्छे से जानते हैं इस बिल्कुल। बात को। लेकिन सार्वजनिक रूप से पता नहीं क्यों कांग्रेस का ये विषय बना हुआ है। भाई उनको तो बिठाना ही चाहिए, आशीर्वाद देते हैं, घर चले जाते हैं। चलिए, जगत बहादुर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उन्हीं से हम बात कर लेते हैं। जगत जी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मंडल पर कमंडल भारी पड़ गया, जातिगत समीकरण को भी उन्होंने साध लिया, और मुझे लगता है मंत्रिमंडल में भी इसी तरह की बातें होंगी, ये तो डॉक्टर साहब जानते हैं अच्छी तरह से। आप क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए, आपने जातिगत समीकरण लाया चुनाव के दौरान, लेकिन वो सफल साबित नहीं हुआ। आपको लगता है निर्णय गलत थे? अभी तो इसकी शुरुआत ही हुई थी। ये जो मुद्दे लेके आए थे राहुल जी ने, मैंने देखा कि अपने सभाओं की बातों को बोला। मेरा तो मानना दूसरा है कि आप पहली बात तो ऐसा मानते क्यों है कि कमंडल आपका है, हमारा नहीं है? जब यहाँ महापौर की शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, तो आप देखिए सारे महाकौशल क्षेत्र के जितने संत थे सब वहाँ पर विराजमान थे। तो वो तो हम लोगों ने किया ही था। अगर जबलपुर की बात करें तो जितने भी आध्यात्मिक क्षेत्र के काम या धार्मिक काम, हम लोग माता वैष्णो देवी हर वर्ष ट्रेन लेके जाते हैं साहब। 25,000 लोग जबलपुर शहर लोकल थे, आज तक हमारे साथ माता वैष्णो देवी के दर्शन करने को गए। हम लोग यहाँ पर ऐसे बहुत सारे धार्मिक आयोजन आज से नहीं करते, 2500 वर्षों से करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। समय इतना ही है मेरे पास। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और देवदत्त जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही जगत बहादुर सिंह अन्नू जी हमारे साथ जुड़े, जबलपुर के महापौर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर देखिए, कांटो भरा ताश तो हम नहीं कहेंगे, निश्चित तौर पर एक सत्ता हस्तांतरण हुआ है, नई पीढ़ी आई है, बहुत कुछ करना है, चुनौतियां हैं और चैलेंजेस बहुत सारे हैं। आने वाला समय 2024 का है, लोकसभा चुनाव का है। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तरफ से तैयारियां करेंगी। तो खास पेशकश में आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ का खास कार्यक्रम मोर माटी मोर खबर। ईश्वर की शपथ लेता हूँ